जहां देश में तमाम चीजें चल रही हैं, जहां यूजीसी का मामला चल रहा है, जहां शंकराचार्य पे इतने हमले हुए हैं, मायावती जी का कोई भी मुखर होकर स्टेटमेंट ना आना जताता है कि वो चुपचाप बैठी हुई है, समय का इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चुनाव एक बहुत बड़ा मोड़ होता है दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है। मायावती जी इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कर सकती हैं, अपनी संभावनाएं तलाशते हुए उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उस ऐलान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगेगा। और क्या सही में झटका लगेगा या फिर बीजेपी की ही रणनीति को फॉलो कर रही हैं बहन जी। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर मायावती जी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। ये बात वो बहुत पहले से कहती हुई आई हैं, लेकिन हाल ही में ये कहा जाने लगा कि वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लेंगी, वो अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन फिर से करके चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सुगबुगाहट बंगले को लेकर उठ गई, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। अब ये पत्ते खोलने के बाद यूपी की सियासत किस तरफ जाने वाली है, जरा कुछ बताइए। देखिए हिमांशु जी, अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव से आज तक का एक मोटा मोटी विश्लेषण करें तो मायावती जी का ये था कि वो बीच बीच में सुगबुगाहट शुरू होती थी कि मायावती चुनावी तैयारी किस प्रकार से कर रही है। बीच में जिस प्रकार से उनके कुछ लोग इकट्ठे हुए, मायावती जी दफ्तर भी गई, एक रणनीति भी सामने आई और उन्होंने कहा कि वो अपने पुराने फॉर्मूले पर सरकार बनाना चाहती है। जो पहले उन्होंने ब्राह्मणों के साथ गठजोड़ करके एक मैसेज दिया था कि हमारी सरकार जो है सवर्णों के और पिछड़ों की मिलीजुली सरकार है, वो इस फॉर्मूले पे काम करती हुई दिखाई दी है पिछले दिनों में। फिर बीच में ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, शायद भारतीय जनता पार्टी उनको यूज करना चाहती है उसी तरीके से जैसे कर रही है, और वो ओवैसी के साथ गठबंधन करा के उनको एक बड़ा वोट, वो वोट कटवे का काम करेंगी प्रदेश में, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आराम से बन सके। अलग अलग लोगों के अलग अलग विश्लेषण थे। सियासी दल, सियासी लोग जो है वो अलग तरीके की बात कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक अलग तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम आज मोटा मोटी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति या मायावती की राजनीति को देखते हैं तो फिलहाल अभी तक मुझे कोई ऐसा मजबूत, कोई उनका ऐसा निर्णय या कोई मजबूत उस तरह का कोई मुझे चीज दिखाई नहीं दे रही है, या मायावती की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं कि वो बहुत मजबूती के साथ बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। कोई ऐसा कारनामा उनका, कोई ऐसा कोई रैली, कोई प्रदर्शन, कोई स्टेटमेंट, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। जहां देश में तमाम चीजें चल रही हैं, जहां यूजीसी का मामला चल रहा है, जहां शंकराचार्य पे इतने हमले हुए हैं, मायावती जी का कोई भी मुखर होकर स्टेटमेंट ना आना जताता है कि वो चुपचाप बैठी हुई है, समय का इंतजार कर रही है। तो अगर आपको राजनीति में भाग लेना होता है और सक्रिय राजनीति में आपको दबंगई के साथ आना होता है, तो आप फिर उसी तरह से राजनीति में बिहेव करते हैं। उसका उदाहरण आप कांग्रेस से ले सकते हैं। कांग्रेस आज बहुत अच्छी स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर जगह खड़े हुए दिखाई देते हैं। हर सरकार के निर्णय पर वो उसका जवाब देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, आंदोलन करते हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में किए। उसके बाद भी लगातार वो चर्चाओं में बने रहते हैं। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, वो भी अपना करते रहते हैं, लेकिन अग्रेसिव तौर पे अगर हम देखें, समाजवादी से भी आगे हमें भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस दिखाई देती है। और इसमें कहीं ना कहीं रणनीति ये भी है, जो हम लोग दिल्ली में बैठ कर लगाते हैं, कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति रही है कि वो किसी क्षेत्रीय दल से ज्यादा कांग्रेस को तवज्जो दे, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते कि नरेंद्र मोदी की लड़ाई अखिलेश से है, नरेंद्र मोदी की लड़ाई ममता बनर्जी से है, मोदी की लड़ाई किसी तेजस्वी यादव से है। वो इस लेवल पे नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी लड़ाई राहुल गांधी से है। राहुल गांधी वर्सेस मोदी होगा तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगा।
भले ही कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ हो और स्थानीय जो दल हैं उनको इग्नोर करके कांग्रेस से बात की जाए, क्योंकि ये हम उदाहरण मोटे तौर पे हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं ये चीजें। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर सीधे सीधे हमला ना करके बीच बीच में कांग्रेस को जरूर लाती है। और आप ये भी जानते हैं कि ममता बनर्जी का और कांग्रेस का जिस तरह का रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है। बहुत सहज रिश्ते अभी भी मायावती के, सॉरी, ममता बनर्जी के और कांग्रेस के दिखाई नहीं देते आपको। तो कहीं कांग्रेस और ममता बनर्जी एक ना हो जाए, इनको भी अलग अलग रखना है, ये भी एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। तो उसी उसी उदाहरण को लेकर फिर हम वापस उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं, तो मायावती को भी जगाना, कांग्रेस को भी खड़ा करना, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है अगर सब सक्रिय होंगे और वोट कई जगह बटेगा तभी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अगर तमाम राजनीतिक दल चुपचाप बैठे रहेंगे और वो बहुत हाईलाइट नहीं होंगे तो सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, जैसे लोकसभा के चुनाव में हुआ। तो इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी भी जो दूसरे दल हैं उनको मजबूत करना चाहती है। दूसरा मैं जो देखता हूं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति और है, जो नए मायावती के वोट में सेंध लगाने वाले चंद्रशेखर आजाद आए हैं। चंद्रशेखर आजाद को भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गिरफ्त में नहीं ले रही है, भारतीय जनता, आपने देखा कि पप्पू यादव को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, उनके पुराने मामले खोल दिए जाते हैं 3 दशक पहले। इसी तरह से बहुत सारे मामले भी हैं, मुखर होकर चंद्रशेखर हर जगह बोलते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो वो भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में इनकी ताकत बढ़े और मायावती कमजोर हो। तो अगर चंद्रशेखर की ताकत बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने तरीके से यूज कर सकती है, और अगर उनकी जरूरत उत्तर प्रदेश में कल को पड़े तो उनका सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि आप ये देखेंगे जब मायावती की अकेले की हैसियत नहीं थी कि वो सरकार बना सके, तो भारतीय जनता पार्टी ने मिलीजुली सरकार मायावती की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। हालांकि वो ज्यादा दिन नहीं चली, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक शुरुआत तो उन्होंने की थी। और वहां पे जहां कांग्रेस का दबदबा होता था, कांग्रेस को बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस रणनीति में किया था कि पहले मायावती को घुसाओ, फिर समाजवादी घुसे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आए, और भारतीय जनता पार्टी उस बीच में फिर सरकार बनाने में कामयाब भी हुई थी 90 के दशक में। आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो मैं ये देखता हूं कि मायावती अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, ये सिर्फ सुगबुगाहट है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहती है। उसी के तहत जो चर्चा चल रही है कि दिल्ली में उनको टाइप 8 बंगला दिया गया है, वो जरूर एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मायावती जी को दिल्ली में रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके वीआईपी जो इलाके हैं दिल्ली में, वहां पे तमाम बंगले मायावती जी के हैं। चाणक्यपुरी, जहाँ पे तमाम दुनिया की एम्बेसियां हैं, दिल्ली का सबसे महंगा एरिया माना जाता है डिप्लोमेटिक एनक्लेव, वहां पे 2-2 बंगले मायावती जी के हैं। इसके अलावा लुटियंस जोन में उनका जो पहले कार्यालय होता था वहां पे भी उनका कब्जा है, तो उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक और बंगला मायावती को देना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मायावती जी के साथ अंदर ही अंदर पींगे बढ़ा रही है। अब उसमें क्या रणनीति है, क्या मायावती डिसीजन लेंगी, ये आने वाले समय में हमारे सामने आ जाए। इसके पीछे की क्या वजह है, मायावती को तरजीह देना, इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है आपको कि जो ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह का रुख पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है मायावती जी का, क्या वो वजह है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर दो फाड़ हो गए हैं इस मामले को लेकर, ये हमको दिख रहा है। अभी ब्रजेश पाठक जी भी बोलने लगे हैं कि शंकराचार्य के साथ में गलत हुआ, उनके जो शिष्य थे उनकी चोटी पकड़कर नहीं खींचना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य भी बोल चुके हैं। तो दो डिप्टी सीएम एक तरफ और मुख्यमंत्री जी एक तरफ, ये तो दो फाड़ आपको नजर ही आ रहा था। यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह से घिराव हुआ, एक पक्ष खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो दूसरा पक्ष खड़ा हो गया, तो यहां पर भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो हमारा वोट बैंक है उसमें कहीं सेंधमारी ना हो जाए, और मायावती जी जो बेस्ट कैंडिडेट हैं उनके वोट बैंक पर जो
पक्का दावा मार सकती हैं या फिर उसको अपनी तरफ खींच सकती हैं, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके 2007 में दिखाया था, तो उन्हीं को मनाने में जुट गई हैं। शायद ये वजह है क्या उसके पीछे? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, आज भी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था BS पाठक जी का। उनका विशेष जोर इस बात पे है कि जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने, जिन सरकार के प्रतिनिधियों ने बटुक ब्राह्मणों की चोटियां खींचने का काम किया, हम उनको दंडित करेंगे और उनको दंडित किया जाना चाहिए। बार बार वो इस चीज पे जोर दे रहे हैं, तो वो ये जताना चाहते हैं कि हम सीएम के स्टेटमेंट के, सीएम के निर्णय के साथ नहीं है। आपको ये इसलिए समझना होगा कि यूजीसी का मामला जो आया, ये भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है। इसी रणनीति के तहत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मायावती जी का प्रयोग करना चाहती है। वो चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हुए हैं, वो मायावती जी के पाले में चले जाएं, न कि समाजवादी पार्टी के। दूसरा, जो दलित और पिछड़ा है, जो पीडीए का फॉर्मूला सेट किया है अखिलेश ने, उस फॉर्मूले के तहत वो समाजवादी पार्टी पे ना जाए, वो बहुजन समाज पार्टी में जाए, ताकि एक बड़ा चंक मायावती जी काटने में कामयाब रहे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। अगर सीधे सीधे ये ब्राह्मणों का और पिछड़ों दलितों का वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग उभर के पार्टी आ जाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम वो कर सकती है, जो हालात उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को किसी समाजवादी पार्टी से, किसी मायावती से, किसी कांग्रेस से इतना खतरा नहीं है जितना खुद आदित्य योगीनाथ से भारतीय जनता पार्टी को आज खतरा प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने 2024 की लोकसभा का है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा है, उसकी चिंता ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो ये एक रणनीति लेके चल रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वोट को बचाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी से जो वोट विमुख होके जा रहा है, वो सीधा सीधा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के खाते में ना जाए, वो डाइवर्ट हो जाए। ये एक रणनीति मुझे भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट देना, बार बार शंकराचार्य के मामले को ठंडा ना होने देना, दिल्ली पे आक्रमण करना, दिल्ली के पोल्यूशन की बात करना, ये जताता है कि जो गहरी खाई है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, वो और गहरी होती जा रही है। वो पाटने का काम नहीं हो रहा है। क्योंकि ये क्या होता है कि अगर आप देखें और आप जाएं कि अभी एक बयान मोहन भागवत जी का भी आया है गोरखपुर से। मोहन भागवत जी जो है वो हिंदू बताने का काम कर रहे हैं। अभी तक तो लोगों को पता नहीं था। आपकी 3 बार सरकार केंद्र में बन चुकी है, तीसरी बार आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और हिंदुओं को हिंदू आप हैं और ये याद दिलाने की बात आप कर रहे हैं, मतलब अभी तक नहीं बता पाए। और इस तरह के स्टेटमेंट का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब ना आना जताता है कि कहीं ना कहीं एक रणनीति है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को संभाले। क्योंकि हिमांशु जी, आपको ये याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति में अहम रोल निभाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, अगर आप पे उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की कमांड है, तो फिर दिल्ली आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं, आप बिहार में कमजोर हैं, तो फिर आप केंद्र को भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी का यही दुर्भाग्य लगातार रहा है पिछले दशकों में कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कमजोर रही है, इसीलिए वो दिल्ली में सरकार बनाने में पिछड़ती रही है। और जैसे जैसे 2 लोकसभा के चुनाव उन्होंने बिहार में और उत्तर प्रदेश में अच्छे नंबरों से जीते, तो तुरंत उनकी सरकार दिल्ली में बन गई। तो इसलिए भी आपने देखा है कि आज जो केंद्र की सरकार कमजोर स्थिति में आपको दिखाई देती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश खड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 30 सीटें और बढ़ जाती तो दिल्ली में बम बम हो जाती। और आज दिल्ली में अगर बम बम नहीं हो रही है और परेशानी हो रही है मोदी जी और अमित शाह को, वो इसी बात की परेशानी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।